हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी फ्रॉम पीएल श्रॉफ कॉलेज। फ्रेंड्स, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जर्नल का मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस जो है वो एक्सप्लेन किया था गूगल मीट में जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें। आज हम लोग एक जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे एंड आपको मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अक्षय। ठीक है, यानी हमें जो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री है वो मिस्टर अक्षय के बुक में करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 2008 के ये सारे ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे डेट दी हुई है और अप्रैल का मंथ है, और ये जो 1, 4, 7 ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये सारी डेट्स है। ठीक है, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये डेट्स है। ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो है वो है मिस्टर अक्षय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। मिस्टर अक्षय ने बिजनेस शुरू किया कैश की मदद से, और कैश कितनी है सॉरी 80,000। ओके, सो हमें ये पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन समझा देती हूँ, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 1 तारीख को अक्षय ने बिजनेस स्टार्ट किया और 80,000 रुपीज़ के कैश की मदद से स्टार्ट किया। उसके बाद 4 तारीख को उसने गुड्स परचेज किए, किससे? फ्रॉम मोना के पास से, लेकिन अमाउंट कितनी दी हुई है? ₹28,000। ओके, मोना के पास से उसने गुड्स खरीदी है। ओके, और देखो यहाँ पे कैश दे के खरीदी है ऐसा नहीं लिखा है, मोना के पास से खरीदी है। और जब किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है और कैश का मेंशन नहीं किया है कि कैश दे के परचेस की है, इसका मतलब ये उधारी पे परचेस की हुई गुड्स है। ठीक है। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, उधार का ट्रांजैक्शन है। गुड्स खरीदी तो है मिस्टर अक्षय ने, बिजनेसमैन कौन है? अक्षय है। अक्षय ने गुड्स खरीदी है, लेकिन किसके पास से खरीदी है? मोना के पास से। और फॉर कैश खरीदी है क्या? नहीं, कैश देके नहीं खरीदी है। अगर कैश देके खरीदी होती तो आगे लिखा होता फॉर कैश। अभी सिर्फ मोना का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब मोना के पास से उधारी पे खरीदी है। और फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से उधारी पे खरीदते हैं तो जिससे उधार खरीदा है उसको वापस चुकाना रहता है, इसलिए उसका नाम याद रखना पड़ता है ना? बिल्कुल सही। तो क्योंकि हमें उसे वो पैसा देना होता है, इसलिए ये उधार का ट्रांजैक्शन है। ठीक है। 7 तारीख का ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹39,000। देना बैंक में 39,000 रुपीज़ आप क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो। 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर ₹41,000। दिनेश को 41,000 रुपीज़ में आप गुड्स क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दिनेश को गुड्स बेच रहे हो, लेकिन कैश आया क्या? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जबकि दिनेश का नाम क्लियरली दिया हुआ है कि आप सेल किसको कर रहे हो? दिनेश को कर रहे हो। कैश देके सेल किया है ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है, तो ये भी क्या होगा? आपका क्रेडिट का सेल होगा। तो आपको जिससे क्रेडिट पे जिसको माल दिया है उसका भी नाम याद रखना पड़ता है ना, तो हमें दिनेश का नाम भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिनेश को हमने उधारी पे माल दिया हुआ है, तो उससे हमें माल का पैसा लेना है। ठीक है। 13 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो, परचेज्ड लैपटॉप ऑफ ₹30,000 इन कैश। कितने का लैपटॉप खरीदा है? 30,000 का। और कैसे खरीदा है? कैश। देखो क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि कैश गई है और लैपटॉप आया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो उधार यहाँ पे आपका जो ये मोना का ट्रांजैक्शन है और दिनेश का ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये उधारी का ट्रांजैक्शन है दोनों। ठीक है। अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। 17 तारीख का ट्रांजैक्शन है, पेड मोना बाय चेक ₹30,000। मोना को चेक के जरिए क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। वही मोना जिसको हमने जिसको हमने क्या करना था, जिससे हमने गुड्स खरीदे थे, परचेस किए थे, है ना? तो अब हमने उसको चेक के जरिए क्या किए? 30,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है। अब 20 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो, पेड वेजेस ₹500। कितने का? लेबर चार्जेस यानी वेजेस, यानी हम जिसको मजूरी जो देते हैं ना, तो मजूरी को बोलते हैं वेजेस। तो पेड वेजेस ₹500। ओके, तो ये 20 तारीख का ट्रांजैक्शन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था जब जर्नल एंट्री हम पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड इन द जर्नल द ट्रांजेक्शन्स आर रिटन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इन द सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस, जैसे जैसे वो इवेंट होता है वैसे वैसे उसको लिखा जाता है।
तो देखो पहले 1 तारीख का ट्रांजेक्शन लिखा है, उसके बाद 4 को हुआ तो 4 का लिखा, 7, 10, 13, 17 और 20। ठीक है, तो इस ऑर्डर को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस जिस ऑर्डर में इवेंट हो रहा है उस ऑर्डर को बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिकली एंट्री को लिखना। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री का। ये आपको क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला है, जर्नलाइज करने के लिए बोला है, मतलब जर्नल एंट्री जर्नल के अंदर पास करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी है जर्नल ऑफ मिस्टर सो एंड सो, जो भी होगा। अभी यहाँ पे अक्षय का नाम है इसलिए हम लिख रहे हैं अक्षय। अगर गणेश का नाम होता तो गणेश लिखते, जितेश का नाम होता तो जितेश लिखते, लेकिन जिसकी भी जर्नल है उसका नाम लिखना होता है। तो जर्नल ऑफ मिस्टर XYZ। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देखो, आपको फॉर्मेट कैसा बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के अंदर आपको डेट पहले लिखनी है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF। फ्रेंड्स जब मैंने आपको लेक्चर लिया था गूगल मीट पे तब मैंने आपको बताया था कि LF का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। मतलब लेजर फोलियो एक तरह से पेज नंबर होता है। लेजर बुक में हमने जिस पेज पे एंट्री की हुई है, पोस्टिंग की हुई है, उसका जर्नल के अंदर एंट्री लिखने का होता है। कि सपोज़ अगर हमने इसका कैश का लेजर अकाउंट बनाया होता तो ये कैश का लेजर अकाउंट कौन से पेज पे है वो हम इस LF के कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसलिए ये ब्लैंक है, लेकिन आपको फॉर्मेट के अंदर LF का कॉलम बनाना रहता है। LF का मतलब है लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर का पेज नंबर, फोलियो मीन्स पेज नंबर। और ये डेबिट रुपीज़ मतलब डेबिट की अमाउंट, और उसके बाद क्रेडिट की अमाउंट। ठीक है, सो आपका पूरा फॉर्मेट देखो क्या हो गया। पहले ऊपर टाइटल लिखना है जर्नल ऑफ मिस्टर अक्षय, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स जिसमें लिखी जाती है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स, LF डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ओके, मतलब क्या डेबिट किया है और क्या क्रेडिट किया है। ये डेबिट और क्रेडिट के जो गोल्डन रूल्स है वो मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, और मैंने लेक्चर में भी आपको गूगल मीट में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होते हैं और उसके गोल्डन रूल क्या है। ठीक है, तो वो आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। नाउ हम लोग एक एक करके ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को समझते हैं। देखो 2008 जो भी साल होगा प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ, यहाँ 2010 है तो 10 लिखो, 11 है तो 11 लिखो, जो भी साल दिया है वो पहले लिख देना है। उसके बाद मंथ लिखना है, यहाँ मंथ अप्रैल दिया है तो अप्रैल लिखा है, मार्च होता तो मार्च लिखते, जो भी मंथ दिया है वो आपको लिखना है। 1 तारीख का ट्रांजेक्शन है, मिस्टर अक्षय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अक्षय ने बिजनेस कैश की मदद से चालू किया, यानी कैश बिजनेस के अंदर आई। ओके, और आपका कौन देने वाला कौन है, गिवर कौन है, अक्षय। तो अक्षय का कैपिटल अकाउंट इसके अंदर एक्टिव होगा। ठीक है, तो कैश बिजनेस में आई, आपका कैश ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रही है तो देखो कैश अकाउंट को डेबिट किया तो इसको ऐसे लिखना रहता है, कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे ही लिखना है आपको। डेबिट के कॉलम में 80,000, किसको, कैश कहाँ से आई, टू कैपिटल अकाउंट। जो अक्षय अपना भांडवल लेके आया, बिजनेस के अंदर पैसा लेके आया, वो उसको क्रेडिट करना है। ये कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, अक्षय, तो अक्षय का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो अक्षय कैपिटल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बुक किसका है, अक्षय का, इसलिए बार बार अक्षय का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट 80,000 एंड टू कैपिटल अकाउंट 80,000। अब देखो कैश टू कैपिटल 80,000 लिखा है। अब देखो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, तो डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में एक एंट्री के अंदर सेम अमाउंट रहेगी, हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। ठीक है, अभी देखो ये मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि नैरेशन क्या होता है। नैरेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि ए ब्रीफ और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आफ्टर एवरी एंट्री, इट इज़ कॉल्ड एज नैरेशन। तो ये नैरेशन है, देखो ये हमेशा एंट्री के नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है कि एंट्री क्यों पास की है। देखो यहाँ लिखा है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया है, कैश दे के स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम 4 तारीख की एंट्री देखते हैं। ट्रांजेक्शन देखो, परचेस की है गुड्स किसके पास से, मोना के पास से। तो परचेस की है मतलब गुड्स आई। ओके, तो ये नॉमिनल अकाउंट है परचेस, तो परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द एक्सपेंस। जब हम कुछ खरीदेंगे तो खर्चा ही होगा ना,
तो हमको उसे डेबिट करना पड़ेगा। सो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया और कितने का 28,000 का। और किसके पास से खरीदा है? परचेस हम गुड्स कर रहे हैं तो गुड्स देने वाला कौन है? मोना है। तो मोना पर्सन का नाम है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमको गिवर कौन है? मोना है। तो एंट्री हो गई परचेस अकाउंट डेबिट टू मोना अकाउंट। और अमाउंट देखो दोनों की सेम रहेगी डेबिट और क्रेडिट की, 28,000 28,000। और एंट्री के बाद शॉर्ट नरेशन लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट के अंदर, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे यानी उधारी पे गुड्स परचेस की गई है, ठीक है। उसके बाद 7 तारीख का ट्रांजैक्शन है कि आपने कैश देना बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट कर दी है, ठीक है। तो अभी देखो 7 तारीख को देना बैंक के अंदर जाके आपने कैश दे दी, तो आपके पास से कैश गई, ओके। और कैश ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी तो कैश आपके पास से जा रही है, तो आपने कैश अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और ये बैंक अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? ट्रांजेक्शन में जिस बैंक का नाम बोला है वो बैंक, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? खाली बैंक लिखने की बजाय देना बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ बैंक के बजाय हम लिख सकते हैं देना बैंक, ओके। सो देना बैंक अकाउंट डेबिट टू देना बैंक यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये बैंक जो है, हम जब कैश दे रहे हैं तो यानी अक्षय जब कैश दे रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो मिल किसको रही है? रिसीव किसको हो रही है? देना बैंक को हो रही है। तो देना बैंक तो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर। तो देना बैंक इज द रिसीवर। सो देना बैंक अकाउंट डेबिट कितने का? 39,000 का। डेबिट के कॉलम में लिखा है देखो टू कैश, और हमारे पास से तो कैश यानी अक्षय के पास से कैश गई कितनी? 39,000। तो देखो क्रेडिट के साइड में लिखा है 39,000, ठीक है। अभी आपके पास भी मैंने ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन भेजा है, उसमें आपने लिखा ही होगा। नरेशन यानी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आफ्टर एवरी एंट्री। देखो यहाँ नरेशन लिखा है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक के अंदर आपने क्या कर दी? कैश को डिपॉजिट कर दी, ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू दिनेश 41,000। अब देखो दिनेश को हमने गुड्स क्या कर दी? सेल कर दी। सेल कर दी। सेल ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। परचेज सेल ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जो इनकम या खर्चा या लॉस एंड प्रॉफिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेल ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो जब सेल होगा तो इनकम होगी, तो सेल को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने का? 41,000। और देखो इसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट के कॉलम में लिखी हुई है 41,000, ठीक है। और किसके? ये दिनेश जो है इसको हमने सेल किया है, ठीक है। तो दिनेश कौन है? पर्सन है। पर्सन मतलब इंसान। और पर्सनल अकाउंट मतलब गोल्डन रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हम जब सेल करेंगे, हम जो गुड्स बेचेंगे तो वो गुड्स मिलेगी किसको? रिसीवर कौन है? दिनेश है। ट्रांजेक्शन में क्या बोला है कि हमने दिनेश को गुड्स बेची है ना, सोल्ड गुड्स टू दिनेश। तो मिलेगी किसको गुड्स? दिनेश को। तो दिनेश इज द रिसीवर। सो दिनेश इज द रिसीवर। सो दिनेश का अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट कौन हो गया? सेल्स का अकाउंट। तो एंट्री हो गई दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 41,000 दोनों के कॉलम में हमने लिख दिया। और इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी नरेशन हमने ब्रैकेट में लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखो ये क्रेडिट का सेल है और ये क्रेडिट का परचेस है। ये जिसको हमने क्रेडिट पे जिससे परचेस किया उसका नाम क्रेडिट में लिखा, और जिस यानी कि ये हमारा क्रेडिटर है ना। और मोना हमारी क्रेडिटर है, हमारी यानी अक्षय की। और ये जो दिनेश है ये अक्षय का क्या है? डेटार है, इसलिए डेबिट में लिखा है। डेटार मतलब जिससे हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है, हमने मतलब अक्षय ने, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखो, लैपटॉप परचेस किया है। परचेस लैपटॉप 30,000 इन कैश। क्लियर कट बोला है, कैश दे के खरीदा है। अगर उधार खरीदा होता तो दुकानदार का नाम लिखा होता, इन कैश के बदले यहाँ लिखा होता कि समीर डिस्ट्रीब्यूटर या XYZ कंप्यूटर ऐसे करके यहाँ किसी दुकान का नाम लिखा होता और कैश नहीं लिखा होता, तो हम उसको उधारी पे खरीदा है ऐसे समझते हैं और हमारी एंट्री होती। लैपटॉप आता तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू जो XYZ दुकान का नाम है उसको हम क्रेडिट करते। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम कैश दे के खरीद रहे हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? लैपटॉप खरीद रहे हैं तो लैपटॉप तो असेट है, असेट मतलब असेट या प्रॉपर्टी रहेगी, तो हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है? लैपटॉप आ रहा है, सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है? कैश जा रही है, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट,
कितने का लिया? 30,000 का। तो डेबिट और क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल, तो दोनों के कॉलम में, डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में 30,000 रुपये लिख दिए। एंट्री होने के बाद ऐसा रूल होता है कि एक शॉर्ट में नरेशन लिखना रहता है। नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आफ्टर एवरी एंट्री। तो नरेशन क्या लिखा है? बीइंग लैपटॉप परचेज्ड ऑन कैश। देखो ये क्रेडिट पे था इसलिए ऑन क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे कैश देखे है इसलिए ऑन कैश लिखा है, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखो, 17वां ट्रांजेक्शन, पेड मोना बाय चेक ₹30,000। मोना को क्या किए? आपने 30,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है। अब देखो मोना को पे किए, मोना मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, है ना, और क्रेडिट द गिवर। तो मोना को पैसे आप पे कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो अक्षय अगर मोना को पे कर रहा है तो रिसीवर कौन है? मोना है। तो मोना का अकाउंट डेबिट हो गया 30,000 से। और कैसे दे रहे हैं? कैश से दे रहे होते तो एंट्री होती टू कैश, लेकिन अभी आप तो चेक से दे रहे हैं, तो इसलिए एंट्री क्या हो गई? कैश के बदले यहाँ सिर्फ क्या आ गया? टू बैंक। सो मोनाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हो और दोनों साइड में क्रेडिट और डेबिट में 30,000। और नरेशन देखो, बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। अमाउंट कैसे पे किया आपने मोना को? चेक से। अब देखो 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है, पेड वेजेस ₹500। कितने का वेजेस पे किया है? लेबर चार्जेस। वेजेस मतलब लेबर चार्जेस, कितने के पे किए हैं? 500 के, ओके। अब देखो वेजेस ये नॉमिनल अकाउंट है, यानी खर्चा या इनकम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट। अब ये वेजेस तो हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए मतलब अक्षय के लिए। हम हमेशा अकाउंट्स में जिसका बुक है उसकी जगह खुद को रख के सोचो, ठीक है, तो आप अकाउंट आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो वेजेस आपने पे किए तो वेजेस आपके लिए खर्चा है, लेबर चार्जेस आप पे कर रहे हो लेबर को, तो आपके लिए तो वो खर्चा है। तो डेबिट द एक्सपेंसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 500 का यहाँ पे। और क्या जाएगा आपके पास से? कैश जाएगा। सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। और क्रेडिट के साइड में देखो 500 लिखा, ठीक है। और नरेशन यानी एंट्री के बाद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखा, बीइंग वेजेस पेड इन कैश, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम और ये इसका सॉल्यूशन जो है, ये पूरा सॉल्यूशन जो है, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में इसकी डेबिट की टोटल 2,48,500 आ गई और क्रेडिट की भी टोटल 2,48,500 हो गई, ठीक है। और इसको डबल अंडरलाइन किया। इस तरह से आपका जर्नल एंट्री का ये जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर देखते हो तो ऐसे टाइप की ही जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी रहती है, ठीक है। सो फॉर्मेट अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम ठीक से पढ़ना है और उसके हिसाब से एक एक करके जो गोल्डन रूल्स है वो ध्यान में रख के उसके हिसाब से आपको अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो हमारा जब गूगल मीट पे लेक्चर होगा उस वक्त आप डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।